नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की असली पहचान क्या है? क्या ये हजारों साल पुरानी संस्कृति की गहरी जड़ों में है या फिर आज सितारों को छूने की हमारी कोशिशों में? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। भारत की पहचान की कहानी, इसकी जड़ों से लेकर सितारों तक। ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? किसी देश की असली पहचान क्या होती है? वो हजारों साल पुरानी कला या फिर आज के जमाने के तकनीकी चमत्कार? चलिए देखते हैं कि भारत की कहानी इन दोनों धागों से मिलकर कैसे एक खूबसूरत तस्वीर बनाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ों से, हमारी सांस्कृतिक नींव से। देखिए, किसी भी देश की कहानी अक्सर यहीं से तो शुरू होती है, उस प्राचीन आधार से जिस पर आज और आने वाले कल की इमारत खड़ी होती है। भारत की जो प्रदर्शन कलाएं हैं, उनकी आत्मा बसती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। सोचिए, ये ग्रंथ इतना अहम है कि इसे पंचम वेद यानी पांचवा वेद भी कहा जाता है। और भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ी हैं। और ये आत्मा कितनी रंग बिरंगी है, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ है भरतनाट्यम, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, जिसे अग्नि नृत्य भी कहते हैं। तो दूसरी तरफ है केरल का कथकली, एक जबरदस्त ड्रामा और डांस जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। और फिर त्योहारों का त्योहार कहा जाने वाला नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, या पश्चिम बंगाल की भव्य दुर्गा पूजा, या फिर केरल का फसल से जुड़ा त्योहार ओणम। मतलब देश के हर कोने में एक अलग ही रंग है, एक अलग ही कहानी। कला का एक और अनोखा रूप देखिए, तंजौर पेंटिंग। इसकी खासियत तो हैरान ही कर देती है। इसमें देवी देवताओं की तस्वीरें बनाने के लिए पता है क्या इस्तेमाल होता है? असली सोने की पन्नी और कीमती पत्थर। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये तो भक्ति और कला का एक अद्भुत संगम है। तो ये तो थी जड़ों की बात। अब चलिए जड़ों से निकलकर सितारों की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन संस्कृति से अब हम आते हैं भारत की आधुनिक कामयाबियों पर, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की। और ये सफर क्या शानदार रहा है। जरा सोचिए, 1963 में जब पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो उसके पार्ट्स साइकिल पर लाद कर ले जाए गए थे। फिर 1969 में इसरो बना। 2008 में चंद्रयान 1 ने हमें चांद पर पानी का पहला पक्का सबूत दिया। 2014 में मंगलयान के साथ भारत अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। और 2023 में चंद्रयान 3 ने हमें चांद के साउथ पोल पर उतारकर इतिहास ही रच दिया। ऐसा करने वाले हम पहले देश बने। और सबसे कमाल की बात तो सुनिए, जो हमारा मंगलयान मिशन था ना, वो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम में पूरा हो गया था। यही तो है भारत की मितव्ययी इंजीनियरिंग की असली ताकत, मतलब कम से कम लागत में बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाना। देखिए, चंद्रयान 3 की ये लैंडिंग सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत जरूरी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में बहुत सारा पानी हो सकता है, और भविष्य के मिशनों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कि यही जो टेक्नोलॉजी में हमारी महारत है, वो देश की रक्षा के लिए, मतलब एक मजबूत आत्मनिर्भर ढाल बनाने में कैसे काम आती है। इसको ना बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे अपनी अग्नि और पृथ्वी। ये एक फेंकी हुई गेंद की तरह एक तय रास्ते पर चलती है। और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस। ये ज्यादा स्मार्ट होती है। ये किसी हवाई जहाज की तरह जमीन के नजदीक उड़ती है, अपना रास्ता बदल सकती है और रेडार की पकड़ में भी आसानी से नहीं आती। और हमारी ये जो आत्मनिर्भरता है ना, वो इन मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तेजस, हमारा अपना हल्का लड़ाकू विमान। आईएनएस विक्रांत, देश में ही डिजाइन और बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। और आईएनएस अरिहंत, हमारी पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बी। आईएनएस अरिहंत का आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी रणनीतिक कामयाबी थी। इसके साथ ही भारत ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की ताकत हासिल कर ली, जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। अच्छा, देश के अंदर की बात तो हो गई। अब जरा दुनिया के मंच पर देखते हैं कि भारत दूसरे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों के जरिए कैसे जुड़ता है। भारत की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो लगातार मजबूत हो रही है। चाहे वो नेपाल के साथ आपदा प्रबंधन के लिए सूर्य किरण अभ्यास हो, या फिर फ्रांस के साथ नेवी का वरुण अभ्यास, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास हो, या जापान के साथ धर्म गार्जियन, ये सारी पार्टनरशिप दिखाती हैं कि भारत दुनिया में शांति के लिए कितना प्रतिबद्ध है। तो हमने सितारों की बात की,
देश की रक्षा की बात की। अब वापस अपनी जमीन पर लौटते हैं। बात करते हैं देश की बेशकीमती प्राकृतिक विरासत को बचाने की हमारी कोशिशों की। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये रामसर स्थल होता क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसी वेटलैंड यानी नम भूमि होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दर्जा 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए एक समझौते के तहत दिया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर की जरूरी वेटलैंड्स को बचाना है। और इस मामले में मध्य प्रदेश की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2002 में भोपाल का प्राचीन भोजताल राज्य का पहला रामसर स्थल बना। फिर पूरे 20 साल का लंबा इंतजार, और फिर 2022 में तो जैसे एक साथ 3 नए स्थलों सांख्य सागर, सिरपुर और यशवंत सागर को ये वैश्विक पहचान मिल गई। और इसमें एक बहुत ही खास बात है, पता है क्या? जो सांख्य सागर झील है वो माधव नेशनल पार्क के ठीक अंदर है। ये दिखाता है कि कैसे वाइल्ड लाइफ और वेटलैंड कंजर्वेशन एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक अद्भुत तालमेल। तो आज हमने देखा कि भारत की पहचान असल में परंपरा और प्रगति, कला और टेक्नोलॉजी, संरक्षण और शक्ति, इन सब के बीच एक लगातार संतुलन बनाने की कहानी है। और ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, भारत की विरासत और उसके भविष्य में संतुलन की ये अगली कहानी क्या होने वाली है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली बार।